वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर में लीवर्स पर बात की थी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना। और जो उत्तोलक होते हैं, लीवर होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इस तरीके की सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आई होप उन सभी टॉपिकों में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी चीज़ें बहुत विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज की हमारी जो क्लास है ये पदार्थ की जो क्वालिटीज़ होती हैं उन पर बेस्ड है ना। बेसिकली इस पर हम द्रव के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि द्रव के अपने बहुत सारे गुण होते हैं और उन्हीं गुणों में कुछ बहुत सारे नियम हैं, कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे निश्चित तौर पर विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके वन बाय वन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको भी आगे की सारी क्लासें लेना है या सारी क्लासें उसके व्हाट्सएप ग्रुप में निरंतर आती रहें तो आपको बैच ज्वाइन कर लेना है। और आपको मेरा नंबर पता होगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाते हैं, साइड में एक बटन रहता है यूट्यूब के नीचे चैनल पर, वहाँ से आप जा सकते हैं। नहीं जा सकते तो मेरे नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरा नंबर आपको पता है, ये है 9165486251। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास होने वाली है पदार्थ की विशेषताओं पर। ठीक है, जिसमें हम द्रव पर बात करेंगे, ठोस पर बात करेंगे और गैस पर बात करेंगे। सामान्यतः गैस का जो चैप्टर है वो हम केमिस्ट्री में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि गैस के जो नियम हैं वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो गैस की हम यहाँ पर हल्की फुल्की चर्चा कर लेंगे, जैसे वायुमंडलीय दाब हो गया, है ना। वायुमंडलीय दाब कैसे लगता है, मौसम साफ कब होता है ना। बैरोमीटर किस तरीके से काम करता है, बैरोमीटर का ऊपर चढ़ना, बैरोमीटर का नीचे गिरना क्या दर्शाता है, इस पर हम बेसिकली थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। और ठोस का अगर मैं बात करूं तो ठोस में आपको एक बहुत अहम चीज़ पढ़नी है, प्रत्यास्थता। क्या पढ़ना है? प्रत्यास्थता। इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो ठोस हैं उनमें कितना लचीलापन होता है, कितना लचीलापन होता है। तो आपको प्रत्यास्थता और सुघट्यता, ये दो चीज़ें पढ़ना है। बेसिकली बस दो से ही क्वेश्चन आता है। और जो नॉर्मल मेटल हैं, नॉर्मल धातुएं हैं, उन सभी को हम आगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं द्रव से। और ये टॉपिक जो है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? तो द्रव में पहले हम पढ़ेंगे द्रव की गतियाँ। द्रव है क्या, पहली चीज़। और इसकी जो अधिकांश चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री में भी कंप्लीट होंगी, है ना। जो बेसिक बॉन्डिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन बंध क्या है, द्रव द्रव क्यों होता है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ भी कंप्लीट करेंगे, जैसे द्रव की गतियाँ कौन सी हैं। एक रेखीय गति होती है ना, एक धारा रेखी होती है और एक विक्षुब्ध गति होती है। तो ये सी देखेंगे। इसके अलावा कुछ द्रव के अपने स्वयं के गुण होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन दोनों अवस्थाओं में अवस्था के कुछ खास गुण नहीं होते, लेकिन द्रव एक अपने आप में यूनिक है। क्या है? यूनिक अवस्था है, जिस कारण ये अपने बहुत सारे गुण दर्शाती है। गुण दर्शाती है जैसे इसका एक अपना पृष्ठ तनाव होता है, केशिकत्व होता है। ठीक है, केशिकत्व का मतलब होता है द्रव अपने आप ऊपर चढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे पानी यानी कहीं से आता है तो पानी की अगर एक बार रोलिंग बन जाए तो वो ऑटोमेटिकली फिर आता रहता है। जैसे आप देखते होंगे डीजल, पेट्रोल है, पानी को हम, है ना, पाइप की बंद नलियों से अगर गुजारते हैं तो बस एक बार लाने की ज़रूरत होती है, फिर वो ऑटोमेटिकली आता जाता है। चिमनियाँ जो होती हैं, मोमबत्ती जो होती हैं, उनमें जो उनका फ्यूल है वो ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ता जाता है। किसी भी वस्तु का थोड़ा सा गीला होना वो पूरी वस्तु को गीला कर देता है। जैसे आपका एक कपड़ा एक छोटे से कोने से भीगा हुआ है तो वो पूरा भीग जाता है। ठीक है, जल पर बहुत सारी वस्तुएं तैरती हैं, बहुत सारी वस्तुएं डूब जाती हैं। क्यों? इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नियम दिए, है ना। तो पास्कल का नियम भी पढ़ेंगे और आर्किमिडीज का तैरने का नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ों से निरंतर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो एक एक करके सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम सारे वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव की, ठीक है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है गति अवस्था और एक होता है स्थिति अवस्था, ठीक है। मतलब एक जल है जो स्थिर है और एक जल जो है वो गतिशील है। एक जल कैसा है? गतिशील है। तो इन दोनों पर अलग अलग प्रकार के नियम काम करते हैं, ठीक है। तो उन पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दाब की। किस चीज़ की? दाब की। क्योंकि जो दाब है वही द्रव का सबसे मूल गुण है। होता क्या है कि जैसे मान लो ये पानी भरा हुआ है, ये एक फ्लास्क में कोई भी द्रव भरा हुआ है। यहाँ पर आप पानी की जगह कोई सा भी द्रव ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ये द्रव होता है ये एक अपना निश्चित गुण दर्शाता है दाब का। कैसा? कि जितनी ज़्यादा गहराई बढ़ती जाती है द्रव की, गहराई के साथ साथ इसका जो दाब है वो भी बढ़ता जाता है, जिसे P से दर्शाया जाता है। P फॉर होता है प्रेशर, है ना। प्रेशर दाब को इंग्लिश में कहा जाता है ना। सामान्य तौर पर समाज में लोग प्रेशर जानते हैं लेकिन दाब नहीं जानते, जबकि दाब हिंदी शब्द है। तो आपने देखा होगा कि ये ऊपर की जो सतह है यहाँ पर कम दाब होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी कम है, एक लेयर का पानी है, उसका वजन कम होगा। जैसे आप अंदर जाते जाएंगे पानी में, पानी का वजन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, उसी को कहते हैं दाब। उसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बात क्लियर है? आपको एक बात पता होगी कि दुनिया में पानी में जो सबसे ज़्यादा गहराई है वो मेरियाना ट्रेंच में है। कहाँ पर है? मेरियाना ट्रेंच में है, जिसकी गहराई प्रशांत महासागर में 11.2 किलोमीटर है। आप सपोज करिए कि 11 किलोमीटर की गहराई पानी में होना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति 11.2 किलोमीटर की गहराई में प्रशांत महासागर में उतरे और उस जगह का नाम दे दिया मेरियाना ट्रेंच। तो उन्होंने जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ गया तो पहली बार में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई कि मैं सामान्य पनडुब्बी से गया तो पनडुब्बी अपने आप में डिस्ट्रैक्ट होने लगी, क्योंकि जो पानी का वजन है इतनी गहराई में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, दाब ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण वहाँ पर कोई चीज़ ले जाना बहुत मुश्किल होता है और इसी कारण वहाँ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते, मछलियाँ नहीं पाई जाती और अन्य पौधे भी नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है, जब पानी का दबाव पड़ता है तो कोई भी जीव वहाँ जीवित नहीं रह सकता। और इवन लोहे की अगर पनडुब्बी आप ले जाएंगे तो वो भी वजन के मारे वहाँ पर उससे डिस्ट्रॉय कर देगी या ख़त्म कर देगी या टूट फूट हो सकती है। फिर वो कुछ विशेष मजबूत धातुओं की पनडुब्बी बनाकर या उस पर कोटेड करके, जैसे बहुत ही ज़्यादा कठोर धातुएं होती हैं, है ना, प्लेटिनम वगैरह है, आपका टाइटेनियम है, टंगस्टन वगैरह है। तो इस तरीके की बहुत सारी लोहे से भी मजबूत धातुओं की पनडुब्बी के साथ वो गए और बढ़िया तरीके से इस गहराई को ऑब्जर्व किया। तो इससे क्लियर होता है कि गहराई के साथ जो दाब है वाटर में वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है। तो द्रव जो दाब होता है इसे हम दर्शाते हैं P से। P बराबर होता है रो जी एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। P बराबर क्या होता है? रो जी एच, जहां वेयर P बराबर होता है दाब या प्रेशर भी लिख सकते हैं इंग्लिश वाले। रो ये साइन है, जैसे ये पाई होता है वैसे ये रो होता है। तो रो दर्शाता है घनत्व को, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। जी दर्शाता है गुरुत्वीय त्वरण को, जो 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड, ये हम पढ़ चुके हैं। और एच दर्शाता है ऊंचाई को, जिसे हम हाइट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम हाइट कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल। अरे कुछ नहीं है, ये सामने आ गया आपका न्यूमेरिकल।
ये सामने आपका पूरा न्यूमेरिकल हल होके आ गया है। बस अगर आपको ये पता है तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रकार की दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें कि भाई P बराबर रो जी एच होता है, तो P क्या है, दाब है, रो क्या है, घनत्व है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ऊंचाई क्या है, H है। बस ये आपको पता है, फिर आपको क्वेश्चन में वो कोई सी भी वैल्यू दे दे, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एक चीज़ वो नहीं देगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर यूनिवर्सल है और 9.8 होता है। अगर 9.8 नहीं है तो आप इसका मान 10 ms ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए 9.8 भी रहता है और 10 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इसमें से या तो वो दाब और घनत्व देगा और ऊंचाई पूछ लेगा कि भाई इतने पास्कल का दाब यहाँ पर लग रहा है इस वाटर में और घनत्व इतना है, तो बताइए कि जो वाटर है वो कितनी ऊंचाई तक भरा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो दाब उसने 12 दे दिया है, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है, अपन 10 ले लेते हैं अभी। गुरुत्वीय त्वरण 10 है और H आपको फाइंड आउट करना है, मतलब H आप यहाँ पर लिख देंगे और P दाब का मान आपको दे दिया है, आपको 60 पास्कल। ठीक है, तो ऊंचाई बताइए, कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 = 120 है ना। फिर इसको आप काट देंगे तो आ जाएगा 2 मीटर। तो ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। या फिर आपसे वो पूछ ले कि 18 घनत्व है और ऊंचाई 32 मीटर तक पानी भरा हुआ है। किसी बर्तन में पानी 32 मीटर की ऊंचाई तक भरा है जिसका घनत्व 18 है। जिसका घनत्व कितना है, 18 है। तो बताइए कि उस पर दाब कितना काम कर रहा होगा, मतलब ऊपर से पानी कितना दबा रहा होगा। एक बात याद रखना, ये पानी में जो दबाव है, ऊपर से नीचे की ओर, ये कहीं ना कहीं नीचे की जो गुरुत्वीय क्षमता है उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। वाटर में भी थोड़ा सा अपना गुण होता है, लेकिन नीचे क्या है, जो पृथ्वी खींच रही है, उसी का मान तो ये 9.8 है। उसी से ये पानी नीचे की ओर चीज़ों को खींचता है। कोई चीज़ आपने पानी में डाली, वो डूब गई, तैरती क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 18 घनत्व दे दिया, 32 से दे दिया, रख दो। P बराबर 18 × 32 × H। G वो नहीं देगा, G आपको अपने मन से 9.8 रखना है। अगर ऑप्शन में पॉइंट की वैल्यू है तो 9.8 रख के कैलकुलेट करना है, और पॉइंट में नहीं है ऑप्शन में तो आपको डायरेक्ट 10 रख देना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका दाब का मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल बना सकते हैं आप। बेसिकली ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, बनते इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने कभी इस बेसिक फॉर्मूले को पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है तो हमें याद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बनना मुश्किल हो जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन हमसे इसलिए बनते हैं क्योंकि एलसीएम, एचसीएफ, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स हमसे बन जाता है। और साइंस हमसे नहीं बनता, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमें ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती। अगर ये फॉर्मूला आपको ना दिया हो, रो जी एच कभी आपसे ना पूछे, तो P बराबर H × D × G भी कभी कभी लिखा रहता है, ठीक है, या P बराबर DGH, ये ऑप्शन भी आपको कभी कभी मिल सकता है। पूछ लेगा कि दाब का फॉर्मूला क्या है, तब आपको बताना है कि P बराबर D डेंसिटी को दर्शाएगा, यहाँ पर रो दर्शा रहा है, और G गुरुत्वीय त्वरण को और H ऊंचाई को, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो इससे ये चीज़ निकल के आती है, कि ये सब एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। ये एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं। दाब बढ़ेगा तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, घनत्व भी बढ़ेगा और गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ेगा।
और गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो ये सब चीजें बढ़ेगी। मतलब ये एक दूसरे के समानुपाती में है ना, प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनमें से किसी भी एक चीज को बढ़ाया जाएगा तो बाकी ऑटोमेटिकली सारी चीजें बढ़ेंगी। सीधी सी बात है, जब ऊंचाई पानी की बढ़ जाएगी तो पानी पर दबाव भी ज्यादा लगेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि वो कथन बना के देगा स्टेटमेंट कि जी को बढ़ा देंगे तो एच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एच को बढ़ा देंगे तो पी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सब चीजें नॉर्मली बढ़ेंगी। बात क्लियर है? ठीक है। द्रव के कुछ नियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये गहराई के साथ बढ़ता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि गहराई के साथ क्या है, दाब बढ़ता है। ठीक है, इसी का एक और स्टेटमेंट बन जाएगा कि गहराई की कमी होने पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर गहराई की कमी होगी तो दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धारा अगर तेज है पानी की, ठीक है, तेज है, तब भी दाब कैसा होगा, कम हो जाएगा। अगर शांत जल है तो दाब कैसा होगा, अधिक होगा। बात क्लियर है? तो ये चीजें आपको कुछ बेसिक याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी लिख लेना आप कि घनत्व तो अधिक होगा, घनत्व तो अधिक है तो दाब भी अधिक होगा। अपोजिट दाब अधिक है तो घनत्व अधिक होगा। ठीक है, दाब अधिक है तो ऊंचाई भी अधिक होगी। ठीक है, तो ये सब आपको फॉर्मूले से मेंशन हो जाएगा। ये सभी चीजें फॉर्मूले में लिखी हुई हैं और उन्हीं को मैं यहां पर एक एक करके लिखता जा रहा हूं, जो कि आपको लिख लेना है स्वयं से। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना, आपको सब बन जाएगा। तो ये तो थी बेसिक बात। अब एक पास्कल भाई साहब आए। कौन आए? पास्कल भाई साहब। पास्कल भाई साहब ने कुछ बहुत सारी चीजें द्रव के ऊपर निगमित की, बहुत सारी चीजों को उन्होंने बताया। ठीक है, इसी कारण दाब का जो मात्रक है वो क्या हो गया, पास्कल हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लेना, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। पास्कल ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या लगा देंगे, तब आप लगा देंगे बार। क्या लगा देंगे, बार। बार ऑप्शन में नहीं है तब आप लगा देंगे टार। क्या लगा देंगे, टार। और टॉर भी ऑप्शन में नहीं है तब आप लगा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या लगा देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी तक आपको केवल एक ही मात्रक पता था, लेकिन आज आपके लिए मैंने 4 मात्रक बता दिए हैं ना। पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल भी है, पास्कल ऑप्शन में नहीं है तो बार भी है, टार भी है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर भी है। इतने सारे मात्रक हैं किसके, दाब के। ये ऑटोमेटिकली दाब को ही मापते हैं। ठीक है, अब दाब एक्चुअल में जो है वो किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ मैं वैल्यू लिखता हूं जो आपको लिखना है। एक बार बराबर 10 पास्कल होता है। एक बार बराबर 10 पास्कल होता है। एक बार बराबर 760 टार होता है। एक बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक बार बराबर 10 की घात 6 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 10 की घात 6 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एक पास्कल बराबर 10 की घात 4 न्यूटन मीटर होता है। 10 की घात 4 न्यूटन मीटर होता है। एक मिलीबार बराबर 10 की घात 2 पास्कल होता है। 10 की घात 2 पास्कल होता है। और वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, एक एटीएम। इस एटीएम का मतलब वो एटीएम नहीं है, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर दाब। इसको हिंदी में लिख लो वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 mmHg। ठीक है, 760 mmHg एक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीपी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, है ना, एटीपी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 mmHg। mm का मतलब आप जानते ही हैं, है ना, मिलीमीटर, और Hg का मतलब पारा होता है जो बैरोमीटर में भरा होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक ATM या एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल भी होता है। ठीक है, तो इतनी सारी वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी है। इनमें से कोई सा भी पूछेगा तो आपसे ये बन जाना चाहिए सारी चीज। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। इतने सारे मात्रक हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत कम लोगों को ये सारी चीजें पता होती हैं, है ना। इनमें से एक चीज एग्जाम में आ जाती है और हमसे दिक्कत हो जाती है। अब क्या होता है कि जो मैंने लास्ट में आपको बताया MMHg, ये क्या है, एक प्रकार का वैल्यू है, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब को। और आपको पता है कि वायुमंडलीय जो दाब है ये कौन मापता है? ये मापता है बैरोमीटर। कौन मापता है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर में ये क्या होता है? भरा होता है। इस तरीके से बैरोमीटर है, इसमें यहाँ पारा भरा है, ठीक है, उतने अच्छे से मैं नहीं बना पा रहा हूँ। यहाँ पर इसकी रीडिंग रहती है ना, इस तरीके से 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके इसकी रीडिंग रहती है। यहाँ इसमें पारा भरा होता है। यही पारा जो है, पारा को हम Hg से दर्शाते हैं। जिस प्रकार नाइट्रोजन को N से, हाइड्रोजन को S से, ऑक्सीजन को O से, उसी प्रकार पारा को Hg से दर्शाया जाता है, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। ये पारा इसमें चढ़ने लगता है, और जहाँ तक चढ़ता है उतना ही 30 mmHg हो जाता है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। इसमें ये जो पॉइंट बने होते हैं ये मिलीमीटर होते हैं, तो वो 30 मिलीमीटर या 40-50 जितना भी मिलीमीटर है वो दर्शाता है। और Hg मतलब पारे ने दर्शाया है। आप डॉक्टर के पास गए होंगे बचपन में, तो डॉक्टर आपके मुंह में एक थर्मामीटर लगाता है। क्या लगाता है? थर्मामीटर लगाता है, और उससे आपके शरीर का टेम्परेचर चेक हो जाता है, ताप चेक हो जाता है। तो थर्मामीटर क्या है? ताप को आइडेंटिफाई करता है। ये मैं अपन आगे हीट में पढ़ेंगे, उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ मुंह में लगाता है और फिर इस तरीके से देखता है, तो वो पारा जो है वो चढ़ जाता है और बता देता है कि इतना टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो बैरोमीटर है ये दाब को दर्शाता है। और बैरोमीटर में भी क्या, बैरोमीटर में जो Hg है, पारा है, वही दर्शाता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक को इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग। बैरोमीटर की पाठ्यांक या रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाए, नंबर 1, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाने पर धीरे धीरे नीचे गिरने पर, ऊपर बढ़ने पर क्या होगा? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में रहता है कि जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, रीडिंग है, मतलब पारा है, वो एकदम से गिर जाए नीचे, या धीरे धीरे नीचे गिरे, या एकदम से ऊपर चला जाए, तो मौसम में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ क्या होगा का मतलब है मौसम में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि वायुमंडल से ही तो मौसम आइडेंटिफाई किया जाता है ना। तो मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप अब खुद अनुमान लगाओ कि क्या हो सकता है, किस तरीके से वायुमंडल पर ये प्रभाव छोड़ सकता है। तो सीधी सी बात है
सीधी सी क्या है बात है कि जब मान लो एकदम से आपके वायुमंडल में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, क्या आ जाए, जैसे और भी पानी आ जाए, बरसात होने लगे, आंधी तूफान ये सब आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपका जो वायुमंडल है उसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी। जितनी वायु थी उससे भी ज़्यादा वायु आ जाएगी और पानी आ जाएगा, तो वायुमंडल का दाब अधिक हो जाएगा, और जब दाब अधिक हो जाएगा तो ये क्या है, नीचे की ओर एकदम से गिर जाएगा। तो एकदम से जब नीचे गिरता है तो इसका आंसर है आंधी तूफान आता है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब वर्षा होती है, और जब ऊपर की ओर रहता है तो मौसम साफ हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है। इन तीनों चीज़ों को जल्दी से नोट करो, ये बार बार पूछे जाती हैं विगत वर्षों से, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लिख लिया, क्लियर है। एकदम से नीचे गिरने पर आंधी तूफान आएंगे, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, मतलब बादल थोड़े आएंगे, फिर थोड़े आएंगे, फिर थोड़े आएंगे। जब बादल आ जाएंगे तो दाब हो जाएगा, दाब जब इस पर पड़ेगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा मतलब नीचे रीडिंग गिर जाएगी। समझो ना, खुद दिमाग लगाओ। अभी यहाँ पर वायु है, बादल आ जाएगा और वजन हो जाएगा, जब वजन होगा तो पारे पर वजन पड़ेगा और पारा नीचे चला जाएगा, मतलब पाठ्यांक रीडिंग नीचे गिर जाएगी। मौसम क्लियर हो गया, बादल यहाँ से चला गया, बादल चला गया, दाब कम हो गया, दाब कम हो गया, इस पर भी दाब कम होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब मौसम साफ हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है और इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें कंप्लीट करते चल रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब जो दाब है, अगर इसे बल के सापेक्ष देखा जाए तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, या फोर्स अपॉन एरिया, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, P बराबर एफ ए, ये इसका फॉर्मूला है। और इसे आप F इक्वल टू P इंटू ए भी लिख सकते हैं, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, F बराबर P आ जाएगा। अब इसमें मुझे बता दो कि मैं आपको कौन सा क्वेश्चन दे दूं कि आप इतनी छोटी सी कैलकुलेशन सॉल्व ना कर पाओ। मैं आपसे कहूं किसी एक निश्चित क्षेत्रफल पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और उस पर दाब 80 mmHg है। 10 न्यूटन का बल लग रहा है और उस पर दाब 80 mmHg का है, तो बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप काट दोगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर है। या मैं आपसे कहूँ कि 4 स्क्वायर मीटर पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उस पर बताओ दाब कितना होगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है, दाब निकल आएगा। ठीक है, तो बस इसमें फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको पास्कल के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। पास्कल वैज्ञानिक ने एक इतना बड़ा आविष्कार किया है कि जिसके चलते हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, बहुत आसान। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे ब्रह्मांड में एक निश्चित बल है, सबके पास है, हमारे पास भी बल है, मशीनों के पास भी बल है। जितना उनके पास बल है उतना वो काम करती हैं। लेकिन पास्कल भाई साहब ने एक ऐसी चीज़ को खोजा, आविष्कार किया और बताया कि हम कम बल लगाकर कई गुना अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोचो कितना इनका गहरा दिमाग रहा होगा। और ये संभव हुआ है द्रव से। ये संभव किससे हुआ है? द्रव से। पास्कल ने कुछ अपने ऐसे नहीं किया, बस इन्होंने ये बताया कि द्रव में अपना एक ऐसा गुण है कि वो अपने से कई गुना अधिक बल हमें दे सकता है। अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो इससे हमें 100 न्यूटन का बल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 100 न्यूटन का बल लगाते हैं तो इससे हमें 1000 न्यूटन का बल प्राप्त हो जाएगा। सोचो आप,
सोचो आप कि मतलब इतने छोटा बल, 1 न्यूटन का बल 100 न्यूटन, 100 गुना ज़्यादा अधिक हमें प्राप्त हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, कैसे ये संभव है? तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जेसीबी, है ना, जेसीबी होती है, एक होती है कोकलेंट, ठीक है, कोकलेंट होती है। आपका डिस्क ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक, है ना, डिस्क ब्रेक देखा होगा आप लोगों ने, डिस्क ब्रेक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सिद्धांत है, लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे जाती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिद्धांत है, ठीक है, लिफ्ट है। एक्चुअल में ट्रैक्टर में भी आप लिफ्ट देखते हैं, है ना, डीबी बहुत सारे मॉल वगैरह हैं उनमें भी आप लिफ्ट देखते हैं, है ना। और जेसीबी और कोकलेंट ने कितने बड़े बड़े काम, पहले आप देखा होगा एक ट्रॉली खाली करने के लिए कितना समय लगता था, लेकिन अब हाइड्रोलिक लिफ्ट सिद्धांत से उसको 1 सेकंड में खाली कर दिया जाता है। भरने के लिए कोकलेंट उसको चंद सेकंडों में, मिनटों में भर देती है। बड़े से बड़े ट्रक जिनमें दिन भर लगता था भरने में और काफ़ी सारे आदमी लगते थे, लेकिन अब वही 5 से 8 मिनट में सारा बड़े से बड़े ट्रक को भरा जा सकता है। नदियाँ की नदियाँ रेतों से खाली कर दी गई हैं और माल को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन पर से हाईवे निकालना है तो उस हाईवे निकालने के लिए पत्थर को तोड़ना पड़ता है, जो कि सामान्य मशीनों की बस की बात नहीं है। लेकिन 1 न्यूटन के बल से अगर 100 न्यूटन मिले तो फिर संभव है किसी भी पत्थर को तोड़ा जा सकता है और हाईवे बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि पास्कल ने बहुत बड़ी चीज़ हमको वरदान में दी है और उनका हमें धन्यवाद कहना चाहिए। कैसे दी है वो मैं आपको बताता हूँ। इनने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत को कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट थ्योरी, द्रव चालित सिद्धांत। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव चालित। हिंदी में कहा जाता है द्रव चालित सिद्धांत। यह हाइड्रोलिक लिफ्ट थ्योरी, जितनी भी लिफ्ट है, चाहे वो ट्रैक्टर की लिफ्ट हो, सोचो आप अगर लिफ्ट ना होती तो क्या होता, ये नियम ना होता तो क्या होता। किसी भी प्रकार का कोई भी यंत्र कोई काम का नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती, है ना, बहुत ज़्यादा हमें फ्यूल खर्च करना पड़ता, तब जाके वो कार्य संपन्न होता। क्लियर है? लेकिन इस नियम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि कोई भी द्रव है ना, बेसिकली द्रव की जगह इन सभी में ऑयल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी जो द्रव है उस द्रव में एक विशेष गुण होता है। उस द्रव में एक क्या होता है? विशेष गुण होता है। गुण क्या है कि उसमें जितने भी अणु हैं, या अणु को आप बिंदु भी कह सकते हैं, जितने भी पॉइंट हैं उसमें अगर आप एक भी पॉइंट पर जितना बल लगाएंगे वो बल सभी पॉइंट पर बराबर लगेगा। बात समझ में आई? नहीं आई? समझाता हूं। कहने का मतलब ये है ये द्रव भरा हुआ है, ये क्या है? द्रव भरा हुआ है। अब आप इसमें देखो, इसमें कितने सारे अणु हैं। ये तो अणु मैंने बहुत बड़े बड़े बना दिए हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ऐसे बहुत सारे लाखों, एक जो आपका एक गिलास पानी है उसमें हजारों और लाखों की संख्या में अणु होते हैं, जो कि आपको सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं। जैसे आपके शरीर में कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं, करोड़ों कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं, वैसे ही उसमें करोड़ों अणु होते हैं एक गिलास पानी में। तो जो पानी भरा होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, उन्हीं को हम पॉइंट कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो इन पास्कल भाई साहब ने क्या बताया, पास्कल भाई साहब ने बताया कि आप किसी भी एक छोटे से अणु पर जितना बल लगा देंगे, किसी भी एक छोटे से, केवल एक अणु पे जितना बल लगा देंगे, ये आपको उतना ही बल सभी अणुओं पर बराबर प्राप्त होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आपने केवल एक अणु पे बल लगाया है, एक अणु पे बल लगाया है, और जैसे ही इस एक अणु पे बल लगाया तो ये सारे जितने भी अणु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से लेकर यहां तक, यहां इसको और बड़ा कर दो, यहां नीचे की तली में, इस वाली बीच में, बगल में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर कहीं जितने भी एक एक मॉलिक्यूल है, एक एक बिंदु है, उस पर बल जो है वो बराबर प्राप्त होगा, बराबर बल लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात क्लियर है? यहां से अब अगर आपने एक बिंदु पर बल लगाया, मान लो 1 न्यूटन, और यहां जितने भी करोड़ों बिंदु हैं सब पर एक न्यूटन, आपको करोड़ों बिंदुओं पर बराबर 1 न्यूटन बल मिलेगा। बात समझ में आई? तो कहने वाली बात यह है कि द्रव का एक अपना एक विशेष गुण है कि इस पर अगर बल लगाया जाता है तो ये बल प्रत्येक बिंदु पर उतना ही लगता है, या प्रत्येक बिंदु पर बराबर लगता है, प्रत्येक बिंदु पर बराबर लगता है। परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि किसी भी द्रव के एकांक क्षेत्रफल या आयतन पर, किसी भी द्रव के एकांक क्षेत्रफल या आयतन पर जो बल लगाया जाता है वो बल उस जल या उस द्रव के प्रत्येक बिंदु पर बराबर प्राप्त होता है, प्रत्येक बिंदु पर बराबर प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कैसे, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आया कैसे ये काम करती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पात्र बनाया है, यहाँ मैंने सतह को छोटा रखा है, ये है पिस्टन 1, ये है पिस्टन 2। तो आप कहेंगे एक छोटा एक बड़ा क्यों किया आपने? यहां पर मान लो एक अणु है ना, यहां एक अणु है पानी का, ऐसा मान लो। वैसे तो यहां बहुत सारे अणु रहेंगे, यहां कम से कम 10 अणु हैं, तो यहां 10,000 अणु हैं, क्योंकि ये सतह मैंने यहां पर आपको थोड़ी सी बड़ी बनाना है, ये सतह क्या बनाना है, बड़ी बनाना है, ठीक है। यहां पर 10 अणु हैं, लेकिन हम एक अणु मान लेते हैं, मान लो एक अणु है किसका, पानी का। मतलब ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है P1 पिस्टन, ये P1 पिस्टन जो है ये केवल एक अणु पर लगता है, एक अणु पर लगता है। और जो P2 पिस्टन है ये 100 अणु पर लगता है, मतलब 100 अणुओं से टच है, ऐसा मान लो। आप सीधा सा सामान्य भाषा में क्या मानो, सामान्य भाषा में आप ये मान लो कि जो पिस्टन P1 है ये एक अणु से टच है, और पिस्टन P2 है ये 100 अणु से टच है। पिस्टन P1 एक अणु से टच है और पिस्टन P2 100 अणुओं से टच है, बस इतना ही आपको दिमाग में रख लो। अब थ्योरी क्या कहती है कि एक अणु पर जितना बल लगेगा उतना ही सारे अणुओं पर बराबर लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहां से हमने P1 पिस्टन को दबाना शुरू किया, कितने, 1 न्यूटन बल से, कितने, 1 न्यूटन बल से। यहां से जब हमने इसको दबाया तो क्या होगा, पूरा बल सब पर बराबर लगेगा, सब पर बराबर लगेगा। और यहां हमने कितने, यहां एक अणु था, यहां 100 अणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे 100 अणु हैं। मतलब 100 अणु से P2 पिस्टन P2 टच है। तो जब P1 पर 1 न्यूटन लगा तो यहां ये बड़ा पिस्टन है, ये 100 अणुओं से टच है, 100 अणुओं से टच है, क्या होगा, 100 न्यूटन बल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 100 न्यूटन बल मिल जाएगा।
बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बात क्लियर है? एक तरफ छोटा हिस्सा कर दो, एक तरफ बड़ा हिस्सा कर दो, ऑटोमेटिक बल ज़्यादा मिल जाएगा। कारण क्या है? द्रव का गुण है ये। कारण क्या है? भगवान ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में दी हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गुण है ना। ये तो थी मेरी सामान्य तकनीक समझाने की, बेसिकली ऐसा बुकों में नहीं दिया रहता, इसलिए बच्चों को आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने ये 1 अणु 100 अणु से टच करके बताया, इसलिए आपको याद हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है P बराबर F इंटू ए, ये है वास्तविकता। P बराबर बल कितना लगाया? 1 न्यूटन। कितनी जगह पर लगाया? 0.01 किलोमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर पर। ठीक, P बराबर F इंटू ए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये आप जानते हैं। कितना लगाया? 1 न्यूटन लगाया। कितनी जगह पर लगाया? 0.01 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया। अब आई होप इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। पॉइंट हटेगा, ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगेंगे, नीचे से सब मिट जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाता है कि जो पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने ऊपर लगा दो। क्या हो गया? 100। क्या हो गया? P बराबर 100 मिल गया। ठीक, 1 न्यूटन लगाया था, 100 न्यूटन मिल गया। 100 न्यूटन लगा के 1000 न्यूटन भी ले सकते हो, 1000 लगा के और ज़्यादा ले सकते हो। कहने वाली बात यह है कि कुल मिलाकर आप जितना इस तरफ का क्षेत्रफल रखोगे उसके हिसाब से आपको बल मिलेगा। कोकलैंड में ज़्यादा क्षमता इसलिए रहती है क्योंकि उसमें पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा रहता है ना। कोकलैंड में कुल मिलाकर पूरा सिस्टम ही हाइड्रोलिक। कभी आप उसको देखना, उसका इंजन को आप जब देखेंगे तो उसके इंजन में आपको ऑयल पाइप के अलावा, ऑयल मशीन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पूरा सिस्टम उसी का रहता है, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा पावर रहती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेना, हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट लिख लेना, डिस्क ब्रेक लिख लेना, है ना, कोकलैंड लिख लेना, जेसीबी लिख लेना। इतनी सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हाइड्रोलिक लिफ्ट सिद्धांत पर चलती हैं। ऊपर लिखी हैं, लिफ्ट, जेसीबी, कोकलैंड, डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी सारी चीज़ें किससे चलती हैं? पास्कल के नियम से चलती हैं। अब हम कुछ और बातें करते हैं। गलनांक की कुछ बात करते हैं हम, क्वथनांक की कुछ बात करते हैं। गलनांक क्वथनांक पर क्या का दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का प्रभाव मतलब दाब का क्या इफेक्ट है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की क्या इफेक्ट पड़ सकता है प्रेशर का। इफेक्ट क्या पड़ सकता है प्रेशर का? किस पर? गलनांक क्वथनांक पर। गलनांक क्या होता है? गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, और इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। एक और होता है हिमांक, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहें कि गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, कैसे काम करता है ना, हिमांक क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। गलनांक का मतलब होता है किसी भी वस्तु को गलाना। क्वथनांक का मतलब होता है किसी वस्तु को उबालना। गलाते क्या हो? लोहा। उबालते क्या हो? अंडे। ऐसे एग्जाम्पल से याद रखो। उबालते क्या हो? अंडे। तो अंडे जब उबल जाता है तो मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को उबलना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, प्लस रहता है। इतना ताप दोगे, उबलने लगेगा, अंडा आपका बॉयल हो जाएगा। ठीक है, लोहा लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस का आप ताप दे दोगे, लोहा पानी बन जाएगा, मतलब गल जाएगा। वो गलनांक है। ठीक है, तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, बस ये क्वेश्चन में पूछता है कई बार। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि भाई दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ये लिख लो एक पॉइंट, दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये पानी भरा है, इस पर आपने यहां से दाब लगा दिया,
दबाव लगा दिया। जब दबाव लगाओगे फिर इसको आप गर्म करोगे तो गर्म होगा क्या? गर्म होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो दाब यहाँ से आपने बढ़ा दिया 10, तो यहाँ से ताप भी बढ़ जाएगा 10, ताप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 10, ये मान के चलो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कुकर। एग्जाम्पल क्या है? कुकर। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है ना। तो घर में जो खाना बनाते हैं उनसे आज आप जाके पूछना कि कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है और चूल्हे पर खाना जल्दी, मतलब सामान्य बर्तन में क्यों नहीं बनता, क्या कारण क्या है, ठीक है। तो वो आपको नहीं बता पाएंगे, है ना। कुछ तो बता सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुकर वैक्यूम की तरह कार्य करता है, ऊपर से बिल्कुल बंद रहता है और बगल से रबर लगी होती है, जिससे वो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन बन जाता है। रुद्धोष्म में प्रसार का काम करने लगता है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा पाती, अंदर नहीं जा पाती, उसमें गैस बढ़ती जाती है ना, उसमें भाप बढ़ती जाती है और वो भाप क्या करती है? दाब बढ़ा देती है। और जब दाब बढ़ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो क्वथनांक का मतलब है ताप बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वथनांक का मतलब है उबलना, ठीक है। दाब बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा तो वस्तु ज़्यादा उबलने लगेगी और अंडे भी जल्दी बन जाएंगे और खाना भी जल्दी बन जाएगा, जल्दी उबल जाएगा सब कुछ। बात क्लियर है? तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, अपोजिट दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। दाब घटेगा, क्वथनांक घटेगा। खाली खोले बर्तन में दाब कम होता है, क्वथनांक भी कम हो जाता है और दाल को उबालने में घंटों लग जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ गलनांक की बात कर लेते हैं। गलनांक में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लिख लेना कुकर का, ठीक है। कुकर का एग्जाम्पल पूछता है, सेम इसमें भी है। दाब आप बढ़ा दोगे, गलनांक भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ा दोगे तो गलनांक भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? मान लो एक बर्तन है, इसमें आपने ऊपर से दबाव लगा दिया, ऊपर से दबाव लगा दिया। जब दबाव लगा दिया तो ये दबाव तो काम करेगा, ऊपर से ये भी है, गलनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आपका। कोई वस्तु है, इस पर यहाँ से भी दबाव लगा है और यहाँ से भी आप ताप दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये जल्दी गल जाएगा, ठीक है। सॉरी, जल्दी नहीं गलेगा, देर से गलेगा। मतलब यहाँ से जब आप ताप दोगे तो ज़्यादा गलनांक लगेगा, ठीक है, ज़्यादा गलनांक लगेगा। दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है और दाब कम करने पर गलनांक भी कम हो जाता है। बस ये दो चीज़ें याद रख लो, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्लेवन। क्या डालो? नहीं, चलो प्लेवन नहीं, पहले आप डालो नेक्स्ट हेडिंग पास्कल का नियम लिख लिया। लगे हाथ लिखो आप आर्किमिडीज का नियम। आर्किमिडीज का नियम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आर्किमिडीज का नियम, इन्होंने कौन सा नियम दिया? तो आप बताएंगे तैरने का नियम। तैरने का नियम दिया। क्या नियम दिया इन्होंने? तैरने का नियम दिया। तैरने का नियम दिया। कैसा तैरने का नियम दिया? समझाओ। तो कोई वस्तु तैरती क्यों है? ठीक है, कोई भी वस्तु अगर किसी जल में तैर रही है तो उसका वास्तविक कारण क्या हो सकता है? उसका वास्तविक कारण हो क्या सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा आविष्कार मानता हूं मैं, और इसमें एक बहुत बड़ा रिसर्च भी हो सकता है, और हमारे आर्किमिडीज भाई साहब ने किया भी है कि एक वस्तु है वो पानी में तैरती है, एक वस्तु है वो पानी में डूब जाती है।
ठीक है, और एक वस्तु है वो पानी में बीच में तैरती है, पानी में बीच में तैरती है। ऐसा क्यों होता है? तो एक बिल्कुल सामान्य से उदाहरण से, कभी आपने पानी में नहाया तो होगा ही, है ना, जहाँ पानी भरा होता है, जैसे नदी है, तालाब है। तो कभी आप गहरे में गए होंगे, निश्चित तौर पर गए होंगे। नहीं गए तो उथले में तो आपने नहाया ही होगा, और उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आप पानी में उतरते हैं, तो पानी में उतरते से ही आपको अपना वजन हल्का महसूस होने लगता है। कैसा महसूस होने लगता है? हल्का महसूस होने लगता है। फिर आप थोड़े से और अंदर जाते हो, पानी में आपकी गहराई बढ़ती जाती है और आप हल्का महसूस करते जाते हो, और जब आप पूरे डूब जाते हो तो कहीं ना कहीं आप तैरने लगते हो, जिनसे तैरते बनता है वो तैरने लगते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि तैरने वाला हमेशा हाथ पैर चलाता है, कोई ऐसा नहीं होता कि जो स्थिर है और पानी में तैरता रहे। आप कहेंगे मैंने तो देखा है मेरे दोस्तों को, तो नहीं, वो अंदर हाथ पैर चलाते हैं, पानी में तैरते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इन्हीं का नियम। इनने क्या नियम बताया था कि कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई भी वस्तु, संसार की वस्तु या व्यक्ति, कुछ भी आ सकता है, अगर ये अपने भाग का 1/10 भाग, 1/10 भाग का बैलेंस बना लें तो वस्तु तैर जाएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक वस्तु है, इसके आपने 10 टुकड़े करे, इसके आपने कितने टुकड़े करे? 10 टुकड़े करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े करे। 10 टुकड़े में से, 10 टुकड़े का मतलब भाग, एक भाग पानी के ऊपर हो और 9 भाग पानी के नीचे हो। ऐसा सामान्य तौर पर बर्फ में होता है। किस में होता है? इसका एग्जाम्पल है बर्फ में एक भाग पानी ऊपर रहता है, बर्फ का एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग उसके अंदर रहता है। ठीक है, ऐसे हर वस्तु में होता है। हर वस्तु में कुछ ना कुछ वस्तु ऊपर रहती है और कुछ ना कुछ वस्तु नीचे रहती है। कैसी रहती है? नीचे रहती है। और यहीं से तैरने का नियम जनरेट हुआ है। कैसे हुआ है जनरेट? कि जब वस्तु पानी में डूबती है तो ये पानी को यहाँ से रिमूव करती है। क्या करती है? हटाती है। पानी को हटाती है तो जितना पानी हटाया है, अगर उतना ही आपका बल का मान है, कौन सा बल? जो नीचे से ऊपर की ओर लगता है, नीचे से ऊपर की ओर लगता है। पानी में आप ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो पानी में जो ऊपर की ओर जाने का कारण है, ये कारण कहाँ से जनरेट हुआ है? ऊपर की ओर जाने की ओर। ये इसका गुण है। किसका गुण है? पानी का गुण है। पानी में ये बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक है, तो उत्प्लावक का सिद्धांत, चलो इसको लिख लो, उत्प्लावक का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बाउंसी है ना, थ्योरी ऑफ बाउंसी, या इसी को अपथ्रस्ट लॉ या अपथ्रस्ट थ्योरी भी कहते हैं, है ना। अपथ्रस्ट थ्योरी ऑफ बाउंसी, उत्प्लावक का सिद्धांत। इसमें डैश करके लिख लो कि किसी भी वस्तु का द्रव में द्रव के द्वारा उस वस्तु को ऊपर उठाए जाने का गुण, किसी वस्तु का द्रव में द्रव के द्वारा उस वस्तु को ऊपर की ओर उठाने का गुण, उसका उत्प्लावक बल कहलाता है। और यही उत्प्लावक का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बाउंसी या थ्योरी ऑफ अपथ्रस्ट कहलाता है।
ठीक है, सीधी सी एक लाइन में अगर मैं समझाऊं, है ना, कि पानी द्वारा वस्तु को ऊपर फेंकने का गुण उत्प्लावक का सिद्धांत है, उत्प्लावक बल है। ठीक है, तो ये बेसिक होता है और यहीं से इसका तैरने के नियम का डिस्कवर हुआ है कि जब वस्तु पर ये बल लगता है ऊपर की ओर, हमेशा लगता है, पानी में आप कुछ भी डालेंगे वजनदार जरूर होगी, जैसे लोहा डूब जाता है, लेकिन लोहा भी ऊपर की ओर बल का एक आभास करता है। आप डूबेंगे लेकिन आप भी ऊपर की ओर आभास करेंगे, मतलब हल्का महसूस करेंगे। कारण क्या है, ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावक बल या बाउंसी फोर्स कहते हैं, है ना, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो जब बल का मान ऊपर की ओर होता है और वस्तु का मान नीचे की ओर होता है, वस्तु नीचे की ओर आती है, बल ऊपर की ओर फेंकता है। इसमें जो जीत जाता है, जो जीत जाता है, वही स्थिति आपको पानी में दिखाई देती है, वही स्थिति पानी में दिखाई देती है, वही स्थिति पानी में दिखाई देती है। कैसे? एक स्थिति होगी W डैश, W बड़ा है, W बराबर W है, W ये स्थिति। बात समझ में आई? अगर ये नीचे इसका वजन का मान ज़्यादा है, ये देखो ये वजन ज़्यादा है, वस्तु पानी में डूब जाएगी, वस्तु पानी में डूब जाएगी। ये ऊपर की ओर बल का जो मान है वो काम तो करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा। ठीक है, या तो नीचे का मान ज़्यादा है तो वस्तु यहाँ आ जाएगी, ऊपर का मान ज़्यादा है तो वस्तु तैर जाएगी, और अगर ये बल और ये बराबर है तो वस्तु बीच में रहेगी। ये देखो ये तीन कंडीशन बनती हैं। ठीक है, W बराबर W डैश और W डैश बराबर हैं, मतलब ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल दोनों बराबर हैं तो वस्तु बीच में तैरेगी, पानी के बीचों बीच तैरेगी। वस्तु का वजन ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल, ठीक है, नीचे वाला बल ज़्यादा है तो वस्तु तैर जाएगी और वस्तु डूब जाएगी। अगर ऊपर वाला बल का मान ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन पॉइंट होते हैं और वस्तु तैरती और डूबती है। ठीक है, तो वस्तु क्या करती है, अपने हिस्से का पानी हटाती है, अपने हिस्से का पानी हटाती है, अपने हिस्से का पानी हटाती है, और जितना पानी हटाती है उसी पानी के हटाए गए भाग के, जितना पानी हटाया है अगर इसके बराबर उत्प्लावक बल है, बराबर उत्प्लावक बल है, बराबर उत्प्लावक बल है तो वस्तु बीच में तैरेगी। ठीक है, और अगर उत्प्लावक बल ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु ऊपर आ जाएगी, और उत्प्लावक कम हो जाएगा तो वस्तु डूब जाएगी, कम में डूब जाएगी, और उत्प्लावक बल ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु तैर जाएगी। बात क्लियर है? तो ये बेसिकली इतना सा आप सिद्धांत याद रखें। ठीक है, जहाज में क्या होता है, जो जहाज होता है पानी का, ये पानी का जहाज लोहे का तो होता है, लेकिन ये इस तरीके से कुछ इसकी बनावट होती है कि जितना ये पानी हटाता है उस पानी हटाए गए पानी से उत्प्लावक बल का मान ज़्यादा प्राप्त होता है। जहाज बड़ा जरूर है लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा हटाता है क्योंकि बनावट ऐसी है, क्योंकि उत्प्लावक बल इसमें ज़्यादा प्राप्त होता है। जब ज़्यादा प्राप्त होता है तो तैर जाता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि एक पानी में जहाज, लोहे से बना जहाज तैर जाता है, लोहे का होता है जहाज, लकड़ी भी होती है, लोहा भी होता है, लोहे का जहाज तैर जाता है लेकिन एक कील डूब जाती है। क्यों? तो कील क्या है, कील पानी को हटा नहीं पाती इसलिए डूब जाती है, लेकिन जहाज पानी को ज़्यादा हटाता है और ज़्यादा उत्प्लावक बल प्राप्त करता है इसलिए तैर जाता है। लकड़ी बड़ी होती है इसलिए ज़्यादा पानी हटाती है, ज़्यादा उत्प्लावक बल प्राप्त करती है इसलिए लकड़ी बड़ी से बड़ी तैर जाती है। लोहे की छोटी से छोटी चीज़ कम पानी हटा पाती है, उत्प्लावक बल कम प्राप्त होता है, वस्तु डूब जाती है। एक कारण ये है। एक कारण होता है घनत्व,
एक कारण क्या होता है घनत्व, अभी आगे मैं आप बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कील डूबने का कॉन्सेप्ट तो हमने घनत्व से समझा था, घनत्व ज़्यादा होगा कील डूब जाएगी, अभी मैं समझाऊंगा। वो भी कारण होता है, ये भी कारण होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम में उसने क्या पूछा है। घनत्व पर क्वेश्चन दिया है कि उत्प्लावक बल पर क्वेश्चन दिया है कि पानी के हटाने पर से क्वेश्चन दिया है ना, आपको समझना पड़ेगा। तो तीनों चीज़ें काम करती हैं, पानी का हटाना भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उत्प्लावक बल, देखो उत्प्लावक बल तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, पानी ऊपर की ओर बल लगा रहा है, ये हमसे नहीं होता, ये अपने आप पानी लगाता है, ठीक है। लेकिन बनावट हम किसी भी चीज़ की बनाते हैं वो हमारे ऊपर है, और जैसी बनावट होगी उतना पानी हटाया जाएगा, ठीक है। और घनत्व तो अलग चीज़ है जो हम अभी आगे समझेंगे। अब इसी जहाज में एक बीचों बीच एक लाइन बनी होती है, इसी जहाज में एक लाइन बनी होती है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं। इस लाइन से पानी ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब जहाज डूबा रहना चाहिए, इतना जहाज डूबा रहे कोई दिक्कत नहीं, बस इस लाइन के ऊपर अगर पानी चला गया, इस लाइन के ऊपर पानी चला गया तो जहाज क्या है, पानी में डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इस लाइन को कहते हैं प्लिमसोक रेखा या प्लिमसोक लाइन। प्लिमसोक, जल्दी से नोट कर लो इसको स्टार लगाकर, प्लिमसोक लाइन या प्लिमसोक रेखा, ये रेखा जहाज में बनाई जाती है। ये रेखा नहीं डूबनी चाहिए, अगर ये रेखा डूब जाती है तो जहाज भी डूब जाता है, क्योंकि बल, उत्प्लावक बल कम प्राप्त होता है और वस्तु का वजन अधिक हो जाता है और वस्तु डूब जाती है, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज ने बताया था। इसी में एक चीज़ होती है बर्फ़ में एक भाग ऊपर रहता है, एक भाग ऊपर रहता है, 9 भाग बर्फ़ का नीचे रहता है पानी में, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि बर्फ़ पानी पर तैरता है क्यों, बर्फ़ पानी पर तैरता है क्यों, अभी घनत्व के कारण है ना। घनत्व पानी का कैसा होता है, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है, इसलिए बर्फ़ तैर जाता है, बर्फ़ तैर जाता है। बर्फ़ का एक भाग ऊपर होता है, बर्फ़ का 9 भाग नीचे रहता है, इसलिए 1/10 भाग तैरता है और 9/10 भाग पानी में डूबा रहता है। ये डूबा है, ये तैरता हुआ हिस्सा है। फिर को एक बार पूछा जाता है कि बर्फ़ पानी पर पिघलती है, बर्फ़ पानी पर पिघलती है और पिघलने के बाद जल स्तर में क्या बदलाव आएगा, तो जल स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आपने बर्फ़ को पानी में डाला था तो पानी उतना पहले से ही उठ चुका है, पानी पहले से ही उतना उठ चुका है जितना बर्फ़ उसमें डूबा हुआ है, इसलिए बर्फ़ घुल जाएगा और पानी की जो सतह थी वही रहेगी। मतलब पानी का जो स्तर है, पानी का जो स्तर है वो नहीं बदलेगा, पानी का स्तर जो है वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि बर्फ़ पहले से ही डूबी होती है और बर्फ़ पिघलने के बाद पानी का स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आर्किमिडीज सिद्धांत पर कौन कौन काम करता है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, अल्टीमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इतने सारे जो हैं ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। पनडुब्बी और जहाज, ये सारे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। पनडुब्बी और जहाज में क्या अंतर है, जहाज हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, जहाज हमेशा, ये पानी है, पानी में जहाज ऊपर की ओर तैरता है, और पनडुब्बी हमेशा पानी में अंदर चलती है। पनडुब्बी को इंग्लिश में कहते हैं सबमरीन, है ना, क्या कहते हैं, सबमरीन। INS आपने सुना होगा, INS
कितनी सारी हैं भारत में INS, INS तनुजा है, INS तरिणी है ना। तो INS का मतलब होता है इंडियन नेशनल सबमरीन, और सबमरीन को हिंदी में कहते हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी भी जहाज जैसी होती है, बस अंतर क्या है, अंतर ये होता है कि जहाज ऊपर तैरता है और पनडुब्बी अंदर चलती है, क्योंकि पनडुब्बी में साइड में पानी के बहुत बड़े बड़े बॉक्स लगा दिए जाते हैं। इसमें पानी भरता है और खाली होता है। जब इसमें पानी भरता है तो ये वजन ज़्यादा हो जाता है और पानी के अंदर चला जाता है, फिर चलता जाता है पानी में, फिर ऊपर आना है तो पानी के इसके खाली कर दिया जाता है और ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो 2 बॉक्स होते हैं जिसमें पानी भरा जाता है और खाली करा जाता है। ठीक, बस अब हम बात करते हैं पानी के गुणों पर। अब हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। पानी के गुण, सबसे पहले हम बात करते हैं पानी के गुण। हेडिंग डाल लो, पानी नहीं, द्रव के गुण। हेडिंग डालो, द्रव के गुण। जितने भी गुण हैं सभी गुणों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पृष्ठ तनाव की। किसकी? पृष्ठ तनाव की। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव। कहते हैं ना टेंशन मत लो, तनाव मत लो। तो पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव नाम से स्पष्ट है, तनाव। पानी की जो बूंद है वो अपने आप को हमेशा गोल रखने के प्रयास करती है। पानी की जो बूंद है वो हमेशा अपने आप को गोल रखने का प्रयास करती है, और जैसे ही पानी की बूंद स्वतंत्र होती है और वो गोल हो जाती है। गोल क्यों हो जाती है? क्योंकि ये अपने से अंदर की ओर, केंद्र की ओर खिंचाव रखती है, और इसी खिंचाव को हम कहते हैं तनाव। तनाव किस पर होता है? पृष्ठ पर होता है। ये पृष्ठ है, तनाव अंदर की ओर है, नाम बन गया पृष्ठ तनाव। तो परिभाषा क्या हुई कि पानी की बूंद का पृष्ठ अपने केंद्र की ओर एक तनाव महसूस करता है। इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिससे पानी की बूंद अपने आप को हमेशा गोल रखने का प्रयास करती है, लेकिन जब भी जैसा बर्तन का आकार मिलता है वैसा आकार भी ये प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव आपको समझ में आ गया होगा। पृष्ठ तनाव का मापन किससे किया जाता है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पृष्ठ तनाव का जो मापन है वो स्टेलाग्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। पृष्ठ तनाव, जैसे मान लो कि भाई आपकी एक बाल्टी में पानी है, उस बाल्टी के पानी में कितना पृष्ठ तनाव है, कितना पृष्ठ तनाव मतलब पानी कितना तना हुआ है, कितना खिंचा हुआ है, तो वो आपको स्टेलाग्मोमीटर बता देगा कि आपके एक बाल्टी में कितना तनाव है। मतलब पानी में क्या होता है कि पानी जो है ये ऊपर की ओर नहीं जाता, ये हमेशा नीचे की ओर चिपका रहता है, जब तक कि बर्तन सीधा रहे। तो ये नीचे की ओर बिल्कुल चिपका रहता है और इसका तल एक सा रहता है, मतलब पानी तना हुआ है नीचे की ओर। इसी तने हुए को तनाव कहते हैं, जो हमें स्टेलाग्मोमीटर से पता चलता है। ठीक है, अब कुछ और विशेष गुण है ना, गुण मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ और आप 1 बाई 1 बन करके नोट करते जाएंगे। ठीक है, पृष्ठ तनाव आपको समझ में आ गया। पृष्ठ तनाव, पानी को अगर आप गर्म करेंगे, ठीक है, पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो तनाव जो है, पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पानी को आपने गर्म ज़्यादा किया तो तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी कारण कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। किसमें? गर्म पानी में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गर्म पानी में कपड़े अपेक्षाकृत ठंडे पानी से क्यों साफ होते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा घर में मम्मी आपको बचपन में कई बार कहती होंगी, है ना, कि मतलब क्रिकेट खेलता है, बहुत मेहनत करता है, तो पसीने भरे कपड़े हो जाते हैं। जब आप किसी भी कपड़े को बहुत दिन तक पहन लेते हैं तब फिर मम्मी कहती हैं कि बहुत दिन हो गए, अब इसके कपड़े गर्म पानी से धोने पड़ेंगे। मतलब ये है कि अब इसमें मैल बहुत ज़्यादा लग चुका है, बहुत ज़्यादा इसने पसीना एब्जॉर्ब कर लिया है। जब मैल के अधिक कण हो जाते हैं तो फिर वो आसानी से नहीं निकलते। पृष्ठ तनाव कम रहता है, पृष्ठ तनाव हम बढ़ा देते हैं गर्म पानी करके और कपड़े धुल जाते हैं। तो गर्म पानी अधिक रहेगा, पृष्ठ तनाव अधिक रहेगा। पानी ठंडा अधिक रहेगा तो पृष्ठ तनाव अधिक रहेगा। ठंडा पानी ज़्यादा है तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा, गर्म पानी है तो पृष्ठ तनाव कम होगा। ठीक है,
पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा है, तनाव अगर कम है, तनाव अगर कम है तो पानी गर्म है, पानी गर्म है। और पानी जब गर्म है तो इसमें जो निरमा है आपका, साबुन है, डिटर्जेंट है, वो झाग अच्छा देगा। झाग अच्छा देगा का मतलब झाग ज़्यादा देगा। झाग ज़्यादा देगा मतलब कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे, कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। इसलिए गर्म पानी में आपको क्या किया जाता है, आपके कपड़े धुले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही गर्म पानी, कभी भी आप आज ही प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठंडे पानी में आप साबुन को घोलना है, निरमा को, और गर्म पानी में घोल के देखना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब निरमे को अपन घोलते हैं तो गर्म हो जाता है पानी थोड़ा थोड़ा, और वो इसी कारण होता है। क्षेत्रफल अगर कम है तो तनाव ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो तनाव कम होगा। कैसे? क्षेत्रफल इतना सा है बूंद पर, तनाव सबसे ज़्यादा होगा। पानी विशाल भरा हुआ है, विशाल क्षेत्रफल है, इस पर तनाव कम होगा, इसमें तनाव कम होगा, है ना। मैंने आपको एक बूंद बताया, एक बूंद रहेगा तो वो गोल ज़्यादा होगा, लेकिन समुद्र का पानी गोल नहीं होता। ठीक है, और क्या आप बता सकते हैं पृष्ठ तनाव? एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। गरम चाय का ज़्यादा स्वादिष्ट लगना, स्वादिष्ट लगना। बात समझ में आई? आज आपको बात समझ में आई होगी कि दुकान पे लोग गरम चाय क्यों मांगते हैं। गरम चाय क्यों मांगते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप गरम करोगे, अणु फैलेंगे। अणु क्या होंगे? फैलेंगे। जब अणु फैलेंगे तो वो अणु पूरे में फैल जाएंगे, पूरी जीभ पर, और जब पूरी जीभ पर फैलेंगे तो सारी जीभ कलिकाओं पर, है ना, सारी जीभ बड्स पर वो स्वाद मिलेगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, ठंडी चीज़ में अणु पास पास होते हैं, इसलिए स्वाद प्राप्त नहीं होता। उसी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो अणु उसके फैल जाते हैं, और वो हमारी जीभ पर भी फैल जाते हैं, और वो हमें ज़्यादा स्वाद देते हैं। इसलिए गर्म चाय ठंडी चाय से ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्म पोहा हो, चाहे गर्म नाश्ता हो, या कुछ भी हो, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऊष्मा पाकर अणु फैल जाते हैं, और वो हमारी जीभ पर जाकर भी ज़्यादा फैलते हैं, सरफेस ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण आपने देखा होगा कोई पानी है, उस पानी को जब आप कूलर में डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो फैल जाता है। फैल जाता है तो वो सारी हीट को बाहर कर देता है। वही पानी भरा हो एक किसी भी टंकी में तो वो गर्म होता है, क्योंकि वो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है। ठीक है, यही सरफेस एरिया यहाँ पर डिपेंड करता है। साबुन में अधिक बुलबुला बनना, अधिक बुलबुला अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? तनाव कम है। ठीक है, पानी की बूंद का गोल होना, पानी की जो बूंद है उसका गोल होना, ये भी पृष्ठ तनाव का कारण है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इतने सारे पॉइंट आप नोट कर लें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको तो समझ विकसित करनी है टॉपिक पे। अगर आपकी समझ बन गई तो फिर आपसे कोई से भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। एक गुण ये हो गया पृष्ठ तनाव। दूसरा पानी का गुण होता है श्यानता। क्या होता है? श्यानता। श्यानता का मतलब ये नहीं है कि कोई ज़्यादा उम्र का है, इसका मतलब होता है विस्कोसिटी। क्या होता है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है भाई साहब? है क्या है विस्कोसिटी? पानी जब भरा होता है तो इसमें एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, पांच परत, छह परत, ऐसी परतें होती हैं। इनको हम लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं। ये एक लेयर हमेशा दूसरी लेयर पर, एक लेयर हमेशा दूसरी लेयर पर क्या करती है? बहती है। एक लेयर बह रही है, दूसरी लेयर बह रही है, तो इसके बीच कोई इंटरेक्शन होगा। इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं घर्षण। इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण। जब सामान्य तौर पर दो वस्तुओं के बीच घर्षण हो, ऐसा कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो वस्तुओं की सतह पर जब घिसाव होता है तब हम उसे घर्षण कहते हैं।
लेकिन जब दो पानी की सतहों का आपस में घिसाव होता है तब उसे हम क्या कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे घर्षण लगा देते हैं, वो जानते हैं कि दो चीज़ों की आपस में घिसाव जो है वो घर्षण है, लेकिन नहीं, यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि कोई भी वस्तु का स्पर्श घर्षण है, लेकिन पानी की सतहों का स्पर्श घर्षण नहीं है। पानी की सतह का जो घर्षण है वही क्या है, श्यानता है। वही क्या है, विस्कोसिटी है। वही क्या है, विस्कोसिटी है। वही क्या है, श्यानता है। जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतना ज़्यादा श्यानता होगी। मतलब बहता पानी जितना ज़्यादा होगा श्यानता उतनी ज़्यादा होगी। रोका पानी है, अधिक रोका पानी है, श्यानता कम होगी। बात समझ में आई? पता कैसे चलेगा? मापक द्वारा। मापक क्या है? विस्कोमीटर। विस्कोमीटर मापक क्या है? विस्कोमीटर। श्यानता का मात्रक क्या है? विस्कोमीटर। श्यानता की इकाई क्या है? इकाई क्या है? यूनिट क्या है? पॉइज। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है, ये आप रट लो बिल्कुल। ये तो कई बार पूछा है कि श्यानता की इकाई क्या है। श्यानता की इकाई है पॉइज। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी घर्षण की जगह आपको सतह, एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलना भी लिखा आ सकता है ना। क्वेश्चन में देगा कि पानी की एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलना क्या कहलाता है, तब आप लगाएंगे श्यानता। श्यानता का मात्रक क्या है, मापक क्या है? विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस श्यानता से इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना कभी आया है और ना कभी आपके एग्ज़ाम में आएगा। बस इतना याद रख लो, आपका काम हमेशा के लिए हो जाएगा। हमें ये बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक साथ याद रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इन सभी को एक साथ याद रखना बहुत बड़ा टफ टास्क है। नेक्स्ट गुण है हमारा केशिकत्व। नेक्स्ट गुण क्या है? केशिकत्व। केशिकत्व का मतलब क्या है? कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब क्या है? कैपिलरिटी का मतलब है किसी भी द्रव का ऊपर चढ़ना, सीधा सा मतलब है, बस काम खत्म। किसी भी द्रव का ऊपर चढ़ना, ये ऊपर अपने आप तो चढ़ेगा नहीं, कोई भी इसको माध्यम मिल जाए, कोई भी इसका माध्यम मिल जाए, ये ऊपर चढ़ने लगेगा। बस ये अगर आपको पता है तो आपके सामने वहाँ पर एग्जाम्पल रहेंगे, बस आपको एग्जाम्पल पहचानना है। फिजिक्स में अधिकांश तौर पर एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, ठीक है, तो आपको लिख लेना है। केशिकत्व। केसी का मतलब होता है नली और कत्व का मतलब होता है चढ़ना। ये लिख लो, केसी का मतलब होता है नली और कत्व का मतलब होता है चढ़ना। मतलब कोई भी नली में ऊपर की ओर चढ़ना केशिकत्व है। एग्जाम्पल क्या है आपका? थोड़ा भीगा तौलिया, पूरा भीगना। कई बार आपने देखा होगा कि तौलिया आपका थोड़ा सा इस तरीके से किनार से भीगा होता है इतना, लेकिन वो धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है और पूरा भीग जाता है। ये धागे उसको नली के समान मिल गए, इन्हीं धागों में पानी चल चल के पूरा तौलिया भिगो देता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? चिमनी में फ्यूल मतलब ईंधन का चढ़ना। देखा होगा आपने कभी फर्ज किया है कि यहाँ से ये एक जो धागा डला होता है, इस धागा में ये फ्यूल ऊपर चढ़ कैसे रहा है? यहाँ मोटर लगी है क्या? मोटर लगी है। आप सोचो, कभी सोच के देखना आप, ये चिमनी वगैरह होती है, मोमबत्ती है, आप उसको एक बार जला देते हो तो वो निरंतर जलती रहती है, बुझती नहीं है। और उसका नीचे का जो फ्यूल है, जैसे दिया है, दीपक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, दीपक। दीपक का मतलब है दीपक में
ईंधन, वो क्या बोलते हैं उसको, रुई, है ना, रुई से ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। तो वो चढ़ता है, ये कैसा गुण है, ये वाटर का गुण है, या कोई भी द्रव हो उसमें ऑयल भी हो सकता है ना, घी भी हो सकता है, ये गुण केशिकत्व होता है। तो दीपक में ईंधन चढ़ना, है ना। अगला एग्जाम्पल आप मोमबत्ती भी लिख सकते हो, है ना, कि मोमबत्ती में ईंधन का चढ़ना। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। पेपर, कोई भी पेपर होता है, हाँ, क्रोमेटोग्राफी लिख लो, क्रोमेटोग्राफी पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर में यही सब किया जाता है। केशिकत्व से क्रोमेटोग्राफी पेपर को थोड़ा सा डिप किया जाता है, इतना डिप किया जाता है और वो धीरे धीरे पूरा गीला हो जाता है और हम फिर उससे कंपाउंड को सेपरेट कर लेते हैं। और अंतिम एग्जाम्पल, वर्षा के बाद खेतों की जुताई करना। अब आप कहें कैसे, ये खेत है, इस खेत में वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद छोटी छोटी घास उग गई, वनस्पति उग गई। ये घास वनस्पति किसका काम करेगी, रुई का काम करेगी। किसका काम करेगी, रुई का काम करेगी। किसका काम करेगी, नली का काम करेगी। और आपके बरसात में जितनी भी नमी यहाँ पर है, नमी का मतलब पानी जो है, वो पानी पूरा वाष्प करके उड़ जाएगा। कैसे, इन छोटे छोटे पौधों से। घास है, आपकी बहुत सारी छोटा छोटा खरपतवार है ना, बहुत सारे और भी गाजर घास होता है। उन सभी से पानी जड़ों से पानी सोखता है और ये ऊपर निकलता जाता है, बाष्प बनता जाता है और पूरी जो नमी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन किसान ऐसा नहीं होने देता, यहाँ से ट्रैक्टर उठाता है, वो ट्रैक्टर को चला देता है, जैसा कि अभी मौसम है और ये काम हो भी रहा है आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर। अभी बरसात खत्म हुई है और सारे किसान लोग खेतों को क्या कर रहे हैं, खेतों की जुताई कर रहे हैं, खेतों को बखर से पूरा जो खरपतवार है उसको नष्ट कर रहे हैं, ताकि जितनी भी केस नलियां बनी हुई हैं वो सारी टूट जाएं। ये केस नलियां ब्रेक हो जाएंगी, उनकी जड़ें टूट जाएंगी और सारी जो नमी है वो नमी नहीं निकल पाएगी। लेकिन फिर भी जुताई के बाद या बखरनी के बाद उस पर फिर से हम और पानी देते हैं और फिर फसलों को बोया जाता है। ठीक है, तो आप अगर किसान के बेटे हैं तो आप पूछना कि वर्षा के बाद खेतों को क्यों जोता जाता है, क्या वास्तविक कारण है। केशिकत्व का मतलब होता है, केशिकत्व जल, केशिकत्व गुण है, लेकिन केशिकत्व जल जो है वो जल पौधे लेते हैं और वही लेकर वाष्प के रूप में नमी को ख़त्म कर देते हैं किसी भी भूमि की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। जो जल होता है वो दो प्रकार से होता है, दो प्रकार की उसकी गति होती है। गति को मतलब होता है प्रवाह, गति वस्तु में होती है, द्रव में प्रवाह होता है। द्रव में क्या होता है, प्रवाह होता है। नंबर 1 धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह, और नंबर 2 विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह में क्या है कि प्रत्येक जो कण है वो अपने अगले कण के जस्ट पीछे चलेगा, फेल नहीं हो सकता। प्रत्येक जो अपना एक पार्टिकल है वो अपने अगले पार्टिकल के जस्ट पीछे चलेगा, जस्ट पीछे, एक दूसरे के पीछे चलता चलेगा। ये लेयर हैं अलग अलग, एक लेयर दूसरे लेयर के पीछे चल रही है अलग अलग पार्टिकल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा आएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर मूव करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरीके से, मतलब एक दूसरे के पीछे नहीं जाता। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। संपीड्यता, कंप्रेस करना किसी भी चीज को। संपीड्य का मतलब होता है, संपीड्य को सामान्य स्थिति में हम कह सकते हैं दबाना, है ना, क्या कह सकते हैं, दबाना। जो दाब है, ये ऊपर से दाब अगर हमने दिया तो इस दाब को जब हमने ऊपर से दिया तब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस पानी को
इस पानी पर अगर हम दबाव लगा रहे हैं लेकिन ये गुण क्या है, ये गुण है संपीड्यता। क्या है? संपीड्यता, कंप्रेस करना। क्या करना? कंप्रेस करना, संपीड्य करना। तो एक संपीड्यता होती है, एक असंपीड्यता होती है और एक आदर्श संपीड्यता होती है। ये तीन चीजें हैं। संपीड्यता का मतलब है दबाना। संपीड्यता का मतलब क्या है? दबाना। अगर किसी भी द्रव का क्षेत्रफल और आयतन बदल जाए तो वो संपीड्य है। वो क्या है? संपीड्य है। कैसे? जैसे मान लो इसमें ये पानी भरा था ऐसा, मतलब ये पानी ऐसा भरा था, आपने यहाँ से दाब लगाया, ये दाब यहाँ से बूंद होकर यहाँ आ गया और पानी ऐसा भरा था लेकिन अब एक सा भरा हो गया, पानी संपीड्य हो गया। क्या हो गया? संपीड्य हो गया। तो क्षेत्रफल में भी बदलाव आया, यहाँ से क्षेत्रफल कम होकर यहाँ हो गया, आयतन में भी बदलाव आया, इतना आयतन था इतना बचा। ठीक है, तो ये बदल जाए मतलब चेंजेबल एरिया एंड वॉल्यूम इन दिस एनी फेस ऑफ स्टेट, तो वो क्या है? चेंजेबल अगर है क्या वॉल्यूम और एरिया तो वो संपीड्य है। चेंजेबल नहीं है तो वो असंपीड्य है। क्या? क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन अधिकांश तौर पर ठोस का जो है वही होता है। ठोस का जो है वही होता है, बस द्रव का बदलता है, गैस का बदलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी लिख लेना। चाहे तो संपीड्य गैस है, गैस संपीड्य होती है, द्रव भी संपीड्य होता है। ठीक है, असंपीड्य क्या होता है? ठोस। ठोस का आयतन और क्षेत्रफल कभी नहीं बदलता, इसलिए वो असंपीड्य होते हैं। ठीक है, और आदर्श असंपीड्य क्या होता है? जिनका जो संपीड्य है, जिनकी जो विस्कोसिटी है, जिनकी विस्कोसिटी है या जिनकी श्यानता जो है जीरो हो जाए, भी बराबर अगर जीरो है तो वो आदर्श संपीड्यता हो जाती है। भी बराबर अगर जीरो है तो वो आदर्श संपीड्यता हो जाती है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जल्दी से इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। बस एक लास्ट चीज़ जो बताता हूँ मैं, ससंजक बल और आसंजक बल। ये कई बार एग्जाम्पल में पूछा गया कि ससंजक बल क्या है और असंजक बल क्या है। ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल को इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ससंजक बल जो है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है और असंजक बल एडहेसिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स कहलाता है। अब है क्या ये? बल है तो निश्चित तौर पर लगेगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर लगता है। ये भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर लगता है। शर्त यह है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट होना चाहिए, बस ये है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चिपक कर बल लगना ससंजक या असंजक बल कहलाता है। अंतर क्या है? समझो, वस्तु ए है, वस्तु बी है, सेम होनी चाहिए, ससंजक बल है। वस्तु ए, वस्तु ई सेम नहीं है। सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब क्या? बराबर का मतलब क्या है? बराबर का मतलब होता है एक पदार्थ। लोहा लोहा, सोना सोना, चांदी चांदी, एल्युमिनियम एल्युमिनियम, लकड़ी लकड़ी, प्लास्टिक प्लास्टिक, कपड़ा कपड़ा, बॉडी बॉडी, बाल बाल, मार्कर मार्कर, मोबाइल मोबाइल, प्लास्टिक प्लास्टिक, बोर्ड बोर्ड। अगर एक चीज़ है ससंजक है। असंजक अलग अलग हो, लोहा प्लास्टिक अलग अलग है, कपड़ा प्लास्टिक अलग अलग है, शरीर पर कपड़ा डला हुआ है, शरीर और कपड़ा अलग अलग है, टच है लेकिन अलग अलग है। ये घर सीमेंट का है लेकिन पंखा इससे लगा है, पंखा लोहे का है, अलग अलग है, असंजक है। मार्कर क्या है? मार्कर में इंक है, इंक अलग चीज़ है और ये प्लास्टिक है। मैंने ये लिखा, ये यहाँ इंक से लिखा लेकिन प्लास्टिक पर लिखा, अलग अलग है, असंजक है।
बस ये है। मतलब इसमें सेम पदार्थ होना चाहिए, इसमें सेम पदार्थ नहीं होना चाहिए। जिसमें सेम है वो असंजक है, और आ जहाँ लगा है वो आपको पता है असामान्य हो जाता है, और असामान्य मतलब सेम नहीं रहता। बस एग्जाम्पल याद रखना है आपको और आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ससंजक बल में आप क्या लगा सकते हो? इसमें एक चीज़ नोट करके लिखना आप, इन दोनों में, इसमें सतह गीली नहीं होती, गीली नहीं होती, और इसमें जो सतह है वो गीली होती है। इसमें जो सतह है वो गीली होती है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल कोई भी चीज़ लिख लो आप। ठीक है। ससंजक में मान लो लोहा से कोई लोहे की वस्तु आपस में रगड़ हो, एल्युमिनियम की कोई वस्तु एल्युमिनियम से एडिट हो, है ना। प्लास्टिक का एक मार्कर है ना, वो दूसरे प्लास्टिक के मार्कर के टच में रखा है। ठीक है, ये तो आप समझ ही जाओगे। और इसमें जैसे मान लो इंक है मार्कर की, और बोर्ड पर लिखा जाता है ना। इंक अलग है, बोर्ड अलग है, तो ये असंजक हो जाएगा। चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ब्लैक बोर्ड अलग है, चाक अलग है, असंजक हो जाएगा। ठीक है। गिलास में पानी पीना, गिलास अलग है लेकिन पानी अलग है, गिलास अलग है। पानी H2O है, गिलास प्लास्टिक है, सॉरी प्लास्टिक का ही एक सिलिका ऑक्साइड होता है ना, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, गिलास अलग है, इसलिए असंजक है। लेकिन पानी में पानी डालना, पानी में हमने पानी डाल दिया, पानी भी पानी सेम था, जुड़ गया। लोहे में लोहा मिलाना, लोहे में लोहा मिला दिया। एल्युमिनियम का एक तार था, दूसरे एल्युमिनियम के तार से जोड़ दिया। सोने का एक आभूषण था, दूसरे सोने के आभूषण से जोड़ दिया, तो सोना सेम है, तो ससंजक बल हो जाएगा। तो सारे एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ मैं नहीं लिखा रहा हूँ, काफ़ी टाइम जाएगा, वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। आज का लास्ट प्रत्यास्था, बस लोहे का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे। प्रत्यास्था और पढ़ेंगे, और आज का जो चैप्टर है वो हम यहाँ समाप्त कर देंगे। ठीक है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी प्लस प्रत्यास्थता। क्या है प्रत्यास्थता? सीधी सी बात है, कोई वस्तु इलास्टिक, प्रत्यास्थता कोई नहीं जानता, हिंदी है। इलास्टिक सब जानते हैं। आप किसी भी अनपढ़ व्यक्ति से भी कहोगे कि इलास्टिक क्या है, इलास्टिक बताओ, तो बता देगा इलास्टिक कोई वस्तु को खींचेंगे और वो खिंच जाए तो इलास्टिक है, उसमें बता देगा। लेकिन प्रत्यास्था अगर फिजिक्स में लिखा जाए कोई नहीं बता पाता है ना। तो हम भी अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं। प्रत्यास्था हिंदी है, इलास्टिक इसका मतलब है। तो कुल मिलाकर किसी भी वस्तु का वह गुण लिख लो, चाहो नहीं तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिससे उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, उसकी प्रत्यास्थता कहलाती है। जिस वस्तु में उसका ऐसा विशेष गुण जिससे उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, उस वस्तु की प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाती है। बात क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल लिख लो, रबर से बनी चीज़ें, प्लास्टिक, गुलेल, है ना, गुलेल में भी रबर ही होती है। गुलेल हो गया आपका, क्या हो जाएगा, तार हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, स्प्रिंग। ठीक है, ये सभी आप खींचेंगे वापस आ जाएगा, गुलेल खींचोगे वापस आ जाएगी। ठीक है, ये सब प्रत्यास्थ होती हैं ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको प्रत्यास्थ समझ में आ गई। कुछ वस्तुएं प्रत्यास्था की जगह विकृत हो जाती हैं।
क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। कैसे? मान लो ये स्प्रिंग है, इसको आपने खींचा, इतना बड़ा कर दिया, इसमें खिंचाव इतना ही हो सकता था, लेकिन आपने इसको और इतना खींच दिया, यहाँ से टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। ये तार है, इतना मुड़ता, आपने इतना मोड़ दिया, यहाँ से टूट गया। क्या हो गया? विकृत। मतलब क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा पार करने पर वस्तुएं विकृत हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। ठीक है, या टूट जाती हैं। कुल मिलाकर मैं सीधी सी भाषा में कहूँ, याद रखने के लिए, टूट जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, स्ट्रेन हो जाती हैं। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। ठीक है, इतना बल लगाओ तो लफी रहेगी, छोड़ दोगे फिर से सीधा हो जाएगा तार। लेकिन आपने अच्छा लफा दिया, टूट गया मतलब विकृत हो गया। तो विकृति भी आपको समझ में आ गई। प्रत्यास्थता का एक अपोजिट चीज और मैं बताता हूं, सुघट्यता। क्या बताता हूं मैं? सुघट्यता। ये पूछा जाता है, सुघट्यता। ठीक है, प्रत्यास्थता और सुघट्यता। सुघट्यता को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट प्लास्टिक। ये इलास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ये इलास्टिक है, ये प्लास्टिक है। अंतर क्या है दोनों में? इसको आप खींच सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। लिख लो इसमें, किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिस पर बाह्य बल लगाने पर वह अपनी वही स्थिति में रह जाती है और अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती, सुघट्यता कहलाती है। वस्तु का वह गुण जिस वस्तु पर बल लगाने पर वह वस्तु अपने आकार में बदल जाती है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस नहीं आती, सुघट्यता कहलाती है, सुघट्यता कहलाती है। बात कैसे समझोगे? जैसे मान लो गीली मिट्टी। क्या है? गीली मिट्टी। गीली मिट्टी इतनी थी, आपने दबा के आपने ऐसा कर दिया, आपने इसको ऐसा किया, दबा के गीली मिट्टी को ऐसा दबा दिया, ऐसी ही रह जाएगी, वापस ऐसी नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। मतलब कुल मिलाकर पुनः उसी स्थिति में न जाना सुघट्यता कहलाती है। ठीक है, तो गीली मिट्टी हो गया, मोम हो गया। ठीक है, मोम को आप तोड़ेंगे, उसी स्थिति में टूट जाएगी। ठीक है, एक बात याद रखना, हाँ, प्रत्यास्था में स्टील भी आएगा, है ना, स्टील भी मुड़ जाता है, स्टील भी मुड़ जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि रबर ज़्यादा प्रत्यास्थ है कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ है, तो लगता हमें रबर है लेकिन है स्टील। तो नोट करके लिख लेंगे इसी में कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ है रबर से, मतलब रबर कम खींचती है, स्टील ज़्यादा खींचता है, स्टील ज़्यादा खींचता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर छत से हाथी दांत को फेंका जाए, हाथी दांत को फेंका जाए, रबर को फेंका जाए, मिट्टी को फेंका जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ज़्यादा कौन उछलेगा? छत से इन चीज़ों को अगर हम फेंकेंगे तो ज़्यादा कौन उछलेगा? क्रम से लगाना था, तो क्रम से मैंने भी लगा दिया है। सबसे ज़्यादा हाथी दांत उछलेगा, ये ज़्यादा प्रत्यास्थ है। फिर रबर उछलेगा, ये कम प्रत्यास्थ है, और उससे भी कम प्रत्यास्थ मिट्टी है, ये और कम उछलेगी, है ना। और इसे पूर्ण सुघट्य, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि पूर्ण सुघट्य हम किसे कहते हैं, तो गीली मिट्टी। किसे कहते हैं? गीली मिट्टी को। सुघट्यता सबसे ज़्यादा गीली मिट्टी में होती है, सुघट्यता सबसे ज़्यादा गीली मिट्टी में होती है, और प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ये नोट करके लिख लो आप, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। अब ये क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्टर नहीं है, ये क्वार्ट्ज है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? खनिज होता है ना। जैसे आपका लोहा, सोना है, ये धातुएं होती हैं, वैसे क्वार्ट्ज भी एक प्रकार का अयस्क है, खनिज कह सकते हैं, खनिज है जो खोद कर निकाला जाता है। और ये क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी में एक हुक का नियम भी पूछा जाता है कभी कभी। हुक का नियम, हुक का नियम
कई बार कहते हैं कि हुक का नियम क्या कहता है, तो प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत पदार्थ पर कार्य करने वाला बल से उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्था की सीमा पर कार्य करने वाला, प्रत्यास्था की जो सीमा है, प्रत्यास्था की जो सीमा है, इस पर कार्य एक बल करता है। इस पर हमने क्या किया जाता है, बल करता है। तो बल जो है वो समानुपाती होता है विकृति के। किसके? जो प्रतिबल होता है लगाते हैं उसको प्रतिबल कहते हैं, वो समानुपाती होता है किसके? विकृति के। अगर बल ज़्यादा लगाओगे तो विकृति ज़्यादा होगी, विकृति ज़्यादा होगी तो बल ज़्यादा लगेगा, बल कम लगाओगे विकृति कम होगी। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ, बल ज़्यादा लगाओगे तो विकृति ज़्यादा होगी, बल कम लगाओगे तो विकृति कम होगी। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, कभी कभार इससे फॉर्मूले क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, और आएगा तो आप बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आएगा नहीं और अगर आएगा तो आप इसको बना लोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई हों तो जल्दी से सर बोलिए। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो सारी चीज़ें बोलिए। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से, बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय से बस एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अभी मैं परिभाषा के लिए जगह छोड़ दो, परिभाषा के लिए जगह छोड़ो, एग्जाम्पल लिखो। सभी स्प्रे इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। नोजल, सभी नोजल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। आंधी तूफान में टीन उड़ना भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन इसी सिद्धांत पर उड़ता है, इसी सिद्धांत पर उड़ता है। फव्वारे इसी सिद्धांत से बनते हैं, है ना, किसी भी चीज़ का फव्वारा हो। रेल आने पर वस्तु का आकर्षण इसी सिद्धांत पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। फव्वारे पर गेंद नाचना, फव्वारे पर गेंद नाचना लिख लो, नहीं तो गेंद नाचना इसी सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली प्रमेय दो बात कहती है। एक बात कहती है कि अगर वेग अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, वेग कम होगा तो दाब अधिक हो जाएगा। ये एरोप्लेन है, खड़ा है, दाब अधिक है, दाब अधिक है मतलब वेग कम है, वेग कम है मतलब वेग यहाँ इसका जीरो है, जीरो की स्पीड से खड़ा है, जीरो की स्पीड से खड़ा है, वेग कम है तो दाब अधिक है। फिर इसको यहाँ से बढ़ाया, दौड़ाया और वेग मतलब इसका 100 हो गया, वेग इसका 100 हो गया मतलब वेग इसका बढ़ गया, स्पीड इसकी बढ़ गई, दाब कम हो गया। जब ऊपर का दाब कम हुआ तो ऊपर से उठ गया। बात समझ में आई? जब कोई वस्तु खड़ी है तो दबाव लगा है, जब कोई वस्तु दौड़ती है वेग ज़्यादा होता है तो वस्तु का दबाव कम होता है और वस्तु ऊपर की ओर उठने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल आप चलाते हो, खड़ी है मोटरसाइकिल तो आपका दबाव आप पर ज़्यादा महसूस होता है वायुमंडल का, लेकिन आप मोटरसाइकिल को 100 की स्पीड में चलाएं, 200 की स्पीड में चलाएं तो आपको ऐसा लगता है कि अब हम उड़ने वाले हैं और 200 से भी ऊपर पहुंचोगे तो बाइक कहीं और आप कहीं उड़ जाओगे। क्यों उड़ जाओगे? आप वैसे ही उड़ने लगोगे क्योंकि दाब कम हो जाता है। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जाओगे बाइक भी उड़ जाएगी। 200 की स्पीड के ऊपर बाइक उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि दाब उसका कम हो जाता है ना। वैसे ही आंधी तूफान आता है तो टीन उड़ जाते हैं, खपड़े वगैरह उड़ जाते हैं,
स्पीड से नोजल चलते हैं, तो फव्वारे के रूप में पानी निकलता है। सारे जितने स्प्रे हैं, परफ्यूम हैं, डीओ हैं, ये सब नोजल लगा होता है इसमें। स्पीड से इसका फव्वारा निकलता है और उड़ जाता है। जितनी भी चीज़ें उड़ती हैं वो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती हैं। रेल आती है, अधिक स्पीड से आती है, दाब कम होता है, वस्तु उड़कर उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बस याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसकी परिभाषा कुछ अलग ही है, इसकी परिभाषा ये कहती है कि किसी भी एक एकांक नली से जब आप किसी भी द्रव को गुजारते हैं, तो उस पर दाब जो है, इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh नियत होते हैं या अचर होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। किसी भी एकांक नली से जब एकांक द्रव को धारा रेखी प्रवाह के माध्यम से गुजारा जाता है, किसी भी नली से एकांक द्रव को धारा रेखी प्रवाह से जब गुजारा जाता है, तो इस द्रव का इस पर दाब इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा का कुल योग नियत होता है। इसका जो कुल योग है वो नियत होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है ना। इसका सही फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो P तो P रहेगा 1/2 एम भी को यहाँ पर हम dv² लिखते हैं, क्योंकि d मतलब यहाँ सूक्ष्म होता है। mgh को हम dgh लिखते हैं, बराबर c मतलब कांस्टेंट या नियतांक लिख सकते हैं। ये बर्नौली का फॉर्मूला है। इससे कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना, कभी कभार ये पूछा जाता है आपसे, तो केवल ये एग्जाम्पल पूछेगा। अभी तक केवल और केवल ये एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं आया तो कमेंट में बताएं। आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।